तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IIBF क्वेश्चन आंसर को लेकर पार्ट 2 है उसके बारे में। जैसा कि आपको पता है मैंने पार्ट 1 में आप सभी को बताया था, क्वेश्चन 1 से लगाकर 25 क्वेश्चन तक हमने उसमें समझा था और जाना था IIBF क्वेश्चन आंसर को लेकर। तो मेरे हिसाब से मैं ये आशा करता हूँ वो वीडियो आप सभी भाइयों ने ज़रूर देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हो और हमारी प्लेलिस्ट में जाके भी आप जो है वो वीडियो देख सकते हो। आज के इस वीडियो में उसी का पार्ट 2 लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर 26 क्वेश्चन से लगाकर 50 क्वेश्चन तक जो है हम बात करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है हमारे एक भाई साहब है एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडिया, वो इस पर पूरी सीरीज़ ला रहे हैं। तो मैंने सोचा ये जो जानकारी है, ये जो सारे क्वेश्चन आंसर है आप सभी भाइयों के साथ मैं शेयर करूं। जो नए CSC वैली है, बिगनर है, जिनको CSC ID अभी फ़िलहाल में ही मिला है और वो IIBF के लिए परेशान हो रहे हैं, कैसा सिलेबस आएगा कैसा सिलेबस नहीं आएगा, और इसी के साथ वो तैयारी करना चाहते हैं। तो ये जो सीरीज़ है हम पूरी लेके आ रहे हैं। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन है। तो पहले पार्ट 1 में 1 से लगाकर 25 क्वेश्चन तक हमने बात कर ली है। आज इस वीडियो में 26 से लगाकर 50 क्वेश्चन तक बात करेंगे। इसके टोटल 4 पार्ट आने वाले हैं। एक पार्ट आ चुका है, आज ये सेकंड पार्ट है और आने वाले टाइम के अंदर जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है तो 2 पार्ट भी जो है मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूँगा आप सभी भाइयों के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड है IIBF का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो वो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। और जो क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताए जा रहे हैं वही क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी के अंदर जो है सिलेबस आता है। आप सभी भाई ये ज़रूर ध्यान रखें। तो वो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा जो वास्तव में सीरियस है IIBF सर्टिफिकेट को लेकर और वो लेना चाहते हैं, वो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। क्योंकि अगर आपने ये लगातार हमारे 4 वीडियोस देख ले, उसके अंदर 4 सीरीज़ जो है हम कवर करने वाले हैं और फिर जो है आप IIBF की तैयारी कीजिए। आपका जो है 100% आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे और IIBF का जो सर्टिफिकेट है वो ले पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल को चुनें, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेकर चलते हैं हम वीडियो की तरफ। और जो भी क्वेश्चन आपको हमारे भाई साहब समझा रहे हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडिया, या तो आप उसे लिख ले, रट ले, या वीडियो पुश करके आप समझ सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है। और PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप पर आप हमें मैसेज कर सकते हो। उसकी जो फ़ीस है वो आप पे कर दीजिए, आपको जो है PDF मिल जाएगी आपके व्हाट्सअप पर। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग IIBF का जो न्यू पैटर्न है इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि फर्स्ट वाला जो वीडियो था उस पर हम लोग 25 क्वेश्चन तक देखे थे और इस वीडियो में हम लोग 26 से लेके पूरा 50 तक देखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो रहेगा वो आपका 26 नंबर क्वेश्चन से लेके 50 नंबर तक का सभी क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही हम आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहेंगे कि इंग्लिश का जो PDF है उसका लिंक अवेलेबल हो चुका है। यदि आप इंग्लिश का PDF लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंग्लिश, हिंदी और कल जो है वो बांग्ला का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो लोग बंगाली लैंग्वेज में PDF लेना चाहते हैं तो उन लोगों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक कल तक उपलब्ध हो जाएगा। आज भर आप लोग वेट कर लें। जिन लोगों को बांग्ला में चाहिए PDF वो लोग कल को ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा, क्योंकि जैसे ही ये पार्ट बाई पार्ट खत्म होता है, 4 पार्ट में हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो IIBF का जो लाइव एग्जाम है उसको भी अपलोड करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से अपलोड रखिएगा, तभी आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो आप लोगों के पास वो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो चलिए फर्स्ट का जो हम लोग क्वेश्चन है 26 नंबर वाला स्टार्ट करते हैं। मुद्रा ऋण योजना में लाभार्थी इकाइयों की समृद्धि और निधन जरूरतों के अनुसार 3 उत्पाद बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऋण वर्गीकरण सही है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन में आप लोगों को हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि एक से ज्यादा आंसर जिसमें लिखा रहता है उसी में आपको ये देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त का विकल्प का चयन करें, यानी कि सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको चयन करना है।
तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिशु ऋण 50,000 रुपये तक, किशोर 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक और तरुण 5 लाख से 10 लाख रुपए तक। 2 नंबर ऑप्शन है किशोर 4 लाख रुपए से तरुण 15 लाख रुपए तक। 3 नंबर ऑप्शन है शिशु 1 लाख रुपए तक, किशोर 5 लाख रुपए तक, तरुण 15 लाख रुपए तक। और जो चौथा है शिशु 50,000 रुपये तक, किशोर 50,000 से 3 लाख रुपए तक, तरुण 3 लाख से 5 लाख तक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर शिशु 50,000 रुपये तक, किशोर 50,000 से 5 लाख तक और 5 लाख से 10 लाख तक तरुण। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा यदि हम धीरे धीरे करते हैं तो। ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना निम्नलिखित में से किस निकाय के तहत की गई है? 1 नंबर भारतीय रिजर्व बैंक, 2 नंबर वित्त मंत्रालय, 3 नंबर बैंक के केंद्रीय कार्यालय और 4 नंबर राज्य सरकार है। तो इसका जो सही आंसर है वो भारतीय रिजर्व बैंक। आप लोगों को PDF फ्रेश मिलेगा और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो भी आंसर सही रहेगा उसको रेड कर दिए हैं। राइट आंसर पे रेड का आपको मिल जाएगा, रेड वाला सब सही आंसर है। 28 नंबर उधार दी गई निधियों की सुरक्षा बैंकों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। तदनुसार ऋण की चुकौती उधारकर्ता से संबंधित कुछ पहलुओं पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू महत्वपूर्ण नहीं है? 1 नंबर ऋण चुकाने की क्षमता और इच्छा, 2 नंबर बिक्री का अनुमान का अनुरूप न होना, 3 नंबर कारोबार और या व्यवसाय के निम्नलिखित में से नियमित आय सृजन, चौथा ऋण राशि को सुरक्षित करने के लिए संपर्कित प्रतिभूति। जिन लोगों को एग्ज़ाम करवाना है वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनको एग्ज़ाम करवाना हो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ के एग्ज़ाम भी करवा सकते हैं। यदि आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमारा जाते रहता है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर भी वहाँ से ले सकते हैं अपना PDF। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 नंबर कुल अंतर्वाह कुल बहिर्वाहों से हमेशा अधिक होते हैं, 2 नंबर नकदी प्रवाह विवरण किसी विशिष्ट समय पर नकदी की स्थिति का विवरण होता है, 3 नंबर यह केवल वित्तीय वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है, 4 नंबर यह एक विशिष्ट अवधि का विवरण है। तो इसका 2 नंबर आंसर जो है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 नंबर, संदिग्ध अस्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन करें। 1 नंबर इसे 3 महीने से NPA के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वसूली संदिग्ध है क्योंकि अस्थियों का वसूली योग्य मूल्य कम है। 2 नंबर इसे NPA के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह 12 महीने की अवधि से अवमानक अस्थि बना हुआ है। 3 नंबर इसे NPA के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक अवमानक अस्थि बना हुआ है। इसका 4 नंबर ऑप्शन है इसे NPA के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भौतिक प्रतिभूति की उपलब्धता के बावजूद ब्याज और मूलधन का 18 महीने तक भुगतान नहीं किया जाता है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए ऋणों की समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी कदम नहीं है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 1 नंबर उधारकर्ता को वसूली नोटिस काफ़ी पहले ही भेज दिए जाने चाहिए क्योंकि उसमें चुकौती अनुसूची भी दर्ज होती है। 2 नंबर चूक के मामले में उधारकर्ता के पड़ोसी व्यक्तियों से संपर्क किया जाना चाहिए। 3 नंबर वसूली हेतु संस्थागत तालमेल की संभावनाएं तलाशी चाहिए। और 4 नंबर क्षेत्र स्टाफ द्वारा गांव का बार बार का दौरा करना चाहिए और उधारकर्ता से नियमित रूप से संपर्क करना चाहिए। तो इसका जो 3 नंबर ऑप्शन है वो सही है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिएगा कि एक प्रभावी कदम नहीं है, क्वेश्चन के ऊपर आपको ध्यान देना है, नहीं तो 1 नंबर लगेगा इसका सही। इसलिए क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देने के बाद ही आपको आंसर टिक लगाना है। यहाँ पे दिया है कि एक प्रभावी कदम नहीं है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखिएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, NPA अनर्जक अस्थि को इस रूप में परिभाषित किया गया है, जब कोई भी संपत्ति पट्टे पर दी संपत्ति सहित बैंक के लिए आय सृजित करना बंद कर देती है तो उसे अनर्जक अस्थि कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनर्जक अस्थियों की पहचान के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन के ऊपर कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन है अग्रिम खाते में ब्याज और या मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है। 2 नंबर ओवरड्राफ्ट नकदी ऋण के संबंध में अग्रिम खाता 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अव्यवस्थित रहता है, बकाया राशि नामे या स्वीकृति सीमा से अधिक हो। इसका 3 नंबर ऑप्शन है
ऋण नगदी, ऋण खाते पर मूलधन या ब्याज की अस्थि किस्त अल्प अवधि के संबंध में एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहती है। 4 नंबर, नगदी ऋण सुविधाएं के मामले में यदि किसी तिमाही के दौरान प्रभावित ब्याज का तिमाही सप्ताही समाप्ति से 90 दिन के भीतर पूरी तरह से भुगतान नहीं किया जाता है तो खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 नंबर का। ग्राहकों की शिकायतों के संबंध में एक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की गई है द्वारा इसका पालन किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1 नंबर, ग्राहक अपनी शिकायत सीधे शाखा प्रभारी के पास दर्ज करा सकते हैं और यह शाखा प्रभारी की जिम्मेदारी है कि वह शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान करे। 2 नंबर ऑप्शन, शाखा प्रभारी शिकायत प्राप्त होने पर उसका विश्लेषण करते हैं। यदि आवश्यक हो तो शिकायतकर्ता को शिकायत के समाधान के लिए व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाता है या फिर शिकायतकर्ता को नियंत्रक क्षेत्र अंचल कार्यालय को सूचना के तहत एक निवारण पत्र भेजा जा सकता है। 3 नंबर ऑप्शन है शाखा, यदि शाखा स्तर पर किसी भी शिकायत का समाधान नहीं किया जा सकता है तो शाखा को अपनी टिप्पणियों के साथ 2 दिन के भीतर शिकायत को नियंत्रण क्षेत्रीय अंचल कार्यालय को भेजना होगा। नियंत्रण कार्यालय में प्राप्त ऐसी शिकायतों का यथाशीघ्र समाधान किया जाना चाहिए और शिकायतकर्ता को इसकी प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर उसका समाधान संबंधी सूचना दे देना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन है, यदि शाखा और नियंत्रक कार्यालय शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 7 दिन के भीतर शिकायत का समाधान नहीं कर सकते हैं तो इसे आगे की कार्रवाई के लिए ग्राहक से अनुभव प्रदान करने के लिए प्रदान कार्यालय को उनकी टिप्पणियों स्पष्टीकरण के साथ भेजा जाना चाहिए। तो इसका जो 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, सुनियोजित बैठकों में ग्राहकों के साथ बातचीत संवाद से ग्राहक शिकायतों के अवसर को कम करने में सहायता मिलती है। 1 नंबर, उनमें बैंकिंग सेवाओं की समझ में सुधार लाकर। 2 नंबर, उनके साथ बेहतर सौंदर्य बनाकर। 3 नंबर, उन्हें उदार अति तथ्य प्रदान करके। 4 नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 1 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई विभिन्न भूमिकाओं और कार्यों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीआई की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1 नंबर, धन नियंत्रण सीआरआर और एलआर के जरिए। 2 नंबर, बैंकिंग पर्यवेक्षण कार्यों, बैंकों की परोक्ष और प्रत्यक्ष निगरानी। 3 नंबर, स्टॉक एक्सचेंजों और कमोडिटी एक्सचेंजों पर नियंत्रण। 4 नंबर, बैंकिंग प्रणाली के अंतिम उधारकर्ता और भुगतान और प्रणाली सुनिश्चित करता है। तो 3 नंबर ऑप्शन जो वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। वित्त समावेशन की व्याख्या समाज के वंचित और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ती लागत पर वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के रूप में की जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में इस संबंध में अनेक कदम उठाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? 1 नंबर, स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से व्यापारिक ट्रेडिंग गतिविधियों को बढ़ावा देना, म्यूचुअल फंडों की बिक्री करना आदि। 2 नंबर, स्वयं सहायता समूहों, बैंकों सहबद्धता मॉडल का शुभारंभ। 3 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघु खातों का आरंभ। यदि ग्राहक के पास पहचान और या पते के प्रमाण से संबंधित एक भी दस्तावेज नहीं है तो प्रारंभिक चरण में कोई भी केवाईसी पर जोर नहीं दिया जाएगा। 4 नंबर, दूर दराज में के क्षेत्रों में भी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से लाभ उठाना। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वित्त समावेशन के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी उत्पाद इस संबंध में प्रासंगिक नहीं है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 1 नंबर केवाईसी, 2 नंबर सीटीएस, 3 नंबर एईपीएस और 4 नंबर आईएमपीएस। तो उसका 2 नंबर ऑप्शन जो है सीटीएस वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1 नंबर, निम्न आय वर्ग के उधारकर्ता को कम अवधि के छोटी राशि के ऋण दिए जाते हैं। 2 नंबर, यह सामाजिक और सामूहिक कार्य के संग्रह के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद करता है। 3 नंबर, किफायती मूल्य निर्धारण की दृष्टि से ऋण के प्रति अधिक लचीलापन। और 4 नंबर, कम आय वर्ग के उधारकर्ता को संपार्श्विक प्रतिभूति पर ऋण दिए जाते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 39 नंबर, कारोबार प्रतिनिधि बीसी और कारोबार सुलभकर्ता बीएफ मॉडल के माध्यम से वित्तीय सेवाओं को ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 1 नंबर इसका जो ऑप्शन है, बैंकों के पास प्रौद्योगिकी होने के बावजूद ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों की सेवा करने के लिए पर्याप्त जनबल का अभाव है।
2 नंबर आईटी सक्षम उत्पादों का साथ बुनियादी बैंकिंग गतिविधियों को साबित करने के लिए हमारे देश के विशाल ग्रामीण क्षेत्रों को सीधे अधिक प्रभावी ढंग से प्रदान की जा सकती है। 3 नंबर स्थानीय व्यक्ति के कारण बीसीबीएफ के स्थानीय लोगों से अच्छे संबंध होते हैं। और 4 नंबर आउटसोर्सिंग से ग्राहकों से संबंधित विभिन्न सेवाओं की बैंकों की लागत कम हो जाती है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खुदरा बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न बैंकिंग उत्पाद शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुषंगी सेवाओं का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है आवर्ती जमा खाता खोलना, 2 नंबर म्यूचुअल फंड और बीमा उत्पादों की बिक्री, 3 नंबर डीमेट खाता खोलना और 4 नंबर उपयुक्त सभी। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। हम लोग 41 नंबर का बात करते हैं। कारोबार प्रतिनिधि बीसी कई बैंकिंग कार्यकलाप करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1 नंबर बैंक उधारकर्ता से ईएमआई किस्तों निर्धारित ब्याज की वसूली, 2 नंबर बैंक ग्राहकों को छोटे मूल्य के आहरण और छोटे मूल्य की जमा राशि के संग्रह की सुविधा प्रदान करना, 3 नंबर सीडी खाते खोलना और बैंकों को ओवीडी का अधिप्रमाण, और 4 नंबर इसका जो है आधार अधिप्रमाण के साथ बचत खाते खोलना और आवश्यक ईकेवाईसी एएएमएल अनुपालन के लिए बैंक में दस्तावेज प्रस्तुत करना। तो इसका जो 1 नंबर है, क्योंकि बैंक उधारकर्ता से कभी ईएमआई किस्तों निर्धारित ब्याज की वसूली ये जो है ये बीसी नहीं कर सकता है। चलिए 42 नंबर के ऊपर बात करते हैं। व्यवसाय संपर्कीय एजेंटों निम्नलिखित में से कौन से कार्य कर सकता है? 1 नंबर खाता खोलने के फार्म का संग्रहण और उन्हें भरना, 2 नंबर ऋण आवेदन फार्मों का संग्रहण और छोटी जमा राशियों का और आहरणों का संग्रहण और भुगतान, 4 नंबर सुरक्षित जमा लॉकर फार्मों का संग्रहण उन्हें भरना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें? तो इसका जो 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 1, 2 और 3, 4 नंबर वाला काम बीसी नहीं कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कारोबार प्रतिनिधि बीसी और कारोबार सुलभकर्ता बीएफ के प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दों समस्याओं के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सही नहीं है? 1 नंबर प्रणाली में संचार खराबी होने पर बीसीबीएफ को कोई लेन देन संचालित या निष्पादित नहीं करनी चाहिए। 2 नंबर प्रणाली के माध्यम से कोई लेन देन या रसीद या पावती उत्पन्न जनरेट नहीं होने की स्थिति में बीसीबीएफ को लेन देन नहीं करना चाहिए। बीसीबीएफ के पक्ष में किस प्रकार की गारंटी देकर ग्राहकों से सीधे कुछ शुल्क ले सकता है? और 4 नंबर बीसीबीएफ को ग्राहकों से सीधे चेक जमा नहीं लेना चाहिए। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। 3 नंबर। चलिए 44 नंबर का हम लोग बात करते हैं। कारोबार प्रतिनिधि बीसी और कारोबार सुलभकर्ता बीएफ के कार्य प्रणाली प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों की पार्टी महत्वपूर्ण जोखिम का सामना करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी जल्दी में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि वीडियो जो है वो बड़ा ना बन जाए। शुरू से एक ही बात हम आप लोगों को कह रहे हैं। जिन लोगों को वीडियो देखने में कष्ट हो तो वो पॉज कर करके देख सकते हैं वीडियो को। 1 नंबर कई ग्राहक विशेष रूप से ग्रामीणों शर्तों डिजिटल बैंकिंग उत्पादों को समझने में असमर्थ हैं। उसका 2 नंबर ऑप्शन है प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग उत्पादों में लेन देनों की सुरक्षा एक बात मुद्दा है। यदि ऐसे उत्पादों में समव्यवहार करने वाली बीसी एजेंट इन चिंताओं में से भली भांति परिचित नहीं है तो समस्या और बढ़ जाएगी। 3 नंबर एटीएम से संबंधित मुद्दों जैसे कि गलत नाम के परिवर्तन में विलंब, एटीएम के माध्यम से कम भुगतान आदि के बारे में ग्राहक को उचित रूप से सूचित किया जाता है यदि बीसीए को उनकी अद्यतन जानकारी हो। और 4 नंबर ऑप्शन है इसका बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए पिन से संबंधित मुद्दों को बीसी एजेंट के स्तर पर हल किया जाता है, जैसे अवरुद्ध पिन जनरेशन, खोए हुए पिन के स्थान पर नया पिन जारी करना। तो इसका जो ऑप्शन आपको 2 नंबर दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सही है। चलिए 45 नंबर के ऊपर हम लोग बात करते हैं। रुपए डेबिट कार्ड एक स्वदेशी घरेलू कार्ड है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 1 नंबर एनपीसीआई द्वारा जारी और सभी एटीएमों को पीओएस मशीनों में स्वीकार्य। इसका 2 नंबर ऑप्शन एनपीसीआई द्वारा पेश और केवल ग्रामीण क्षेत्रों में जमाकर्ता बैंक के एटीएमों और पीओएस मशीनों में स्वीकार्य है। 3 नंबर एनपीसीआई द्वारा पेश और सभी एटीएमों और पीओएस मशीनों में स्वीकार्य है। और 4 नंबर एनपीसीआई द्वारा जारी और केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों के एटीएम और अधिकांश पीओएस मशीनों में स्वीकार्य। चलिए 1 नंबर इसका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब 46 नंबर पे बात करते हैं कि आईएमपीएस लेन देन के लिए प्रयुक्त डिजिटल प्रणालियों में से एक है। आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो आईएमपीएस का जो पूर्ण रूप है ये सभी को पता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये चीज़ बताने का जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को भी पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटल पेंशन योजना एपीवाई भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। एपीवाई के तहत पंजीकरण के
पात्र आयु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नंबर 21 से 40 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति, 2 नंबर 18 से 39 364 दिन आयु के वर्ग के व्यक्ति, और 3 नंबर 18 से 60 वर्ष के आयु के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति, 4 नंबर 21 से 60 वर्ष के बीच आयु के व्यक्ति। तो इसका जो 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला हम लोग देखते हैं 48, डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण बैंक खाते को आधार से जोड़ने के माध्यम से किया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1 नंबर एलपीजी सब्सिडी अन्य सरकारी योजनाओं के तहत भुगतान और पात्र सब्सिडी का प्रत्यक्ष जमा ऐसे लाभार्थियों के खातों में संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है। 2 नंबर लाभार्थी के खाते के संतोषजनक संचालन और आधार पर बैंकों द्वारा एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष जमा और अन्य भुगतान किए जाते हैं। 3 नंबर यदि लाभार्थी का खाता केवाईसी एमएमएल अनुपालक है तो उसमें सरकारी सब्सिडी जमा की जाती है। 4 नंबर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण राशि बिना किसी देरी के बैंक द्वारा खाते में जमा की जाती है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब हम लोग 49 के ऊपर बात करेंगे और लास्ट 50 के ऊपर बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई एक राष्ट्रीय मिशन कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ आरंभ की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक प्रासंगिक है। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 1 नंबर केवल समाज के कुछ वर्गों अर्थात कमजोर विभिन्न आय वर्ग के निम्नलिखित वित्तीय सेवाएं एवं सर्वव्यापी पहुंच सुनिश्चित करना है। 2 नंबर कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, रुपे कार्ड, बीमा सुविधा आदि प्रदान करके वंचित वर्ग के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक सर्वव्यापी पहुंच सुनिश्चित करना। 3 नंबर केवल ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सभी परिवारों को कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता, रुपए डेबिट और क्रेडिट कार्ड, बीमा सुविधा आदि प्रदान करना। 4 नंबर इनमें से कोई भी नहीं। तो 3 नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। चलिए लास्ट हम लोग देखते हैं 50 नंबर का जो क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। भारत नेट प्रोग्राम के अधीन प्रारंभ की गई योजनाएं। 1 नंबर स्किल इंडिया अभियान, 2 नंबर स्मार्ट सिटी अभियान, और 3 नंबर स्टार्टअप इंडिया अभियान, और 4 नंबर जो है इसका डिजिटल इंडिया अभियान। आप लोगों को और एक बार हम बता देना चाहेंगे, जिन लोगों को फिजिकल कॉपी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। यदि फिजिकल चाहिए तो आप जल्दी से वो हमको बताइए। यदि ज़्यादा लोगों का कमेंट आता है तो हम फिजिकल कॉपी का जो वेबसाइट है वो भी बना के आप लोगों को फिजिकल कॉपी देने का काम करेंगे। आप लोग वहाँ से ऑर्डर करके अपने घर पर कॉपी ले सकते हैं, उसका बुक जो है IIBF का, और आप अपने घर पे पढ़ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों देखा आपने, ये थे कुछ क्वेश्चन IIBF सर्टिफिकेट को लेकर। अगर कोई बंदा तैयारी कर रहा है, IIBF का सर्टिफिकेट लेना चाहता है, और मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता नहीं है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। अगर आप CSC यूजर्स हो, CSC वैली हो और CSC का काम करते हो, कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हो, तो IIBF का जो सर्टिफिकेट है खास बैंक BC लेने के लिए काम में आता है, जिसके आधार पर आप जो है आधार का कार्य शुरू कर सकते हो। और IIBF की अगर हम बात करें तो IIBF का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। तो इसका जो सर्टिफिकेट लेके आप बैंक BC का डायरेक्ट काम कर सकते हो। ये जो सर्टिफिकेट है कंपलसरी है बैंक BC के लिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप YouTube वगैरह पर सर्च कर सकते हो इसके बारे में, और क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो अभी तक इसके 2 पार्ट आ चुके हैं हमारे चैनल पर। पहला जो है हमने अपलोड कर रखा है, दूसरा पार्ट ये है, और आने वाले टाइम के अंदर 2 पार्ट और आ जाएंगे। ये सिलेबस आप पढ़िए, समझिए, रटिए, याद करिए, आप जो है एग्ज़ाम को 100% क्रैक कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे जितने भी CSC वाले भाई हैं, नए हैं पुराने हैं, सभी भाइयों के साथ ये वीडियो आप 101% ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी उन तक पहुँचे और वो भी है IIBF के लिए तैयारी कर सके और एग्ज़ाम क्रैक कर सके। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, पास ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ऑल को चुनें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलता हूं, मिलते हैं फिर ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इंतजार करें कोई ऐसी नई वीडियो का। जय हिंद, वंदे मातरम। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.